Assalamualaikum guys, hope all you are fine. Welcome to my channel Medico Knowledge. In this video we will discuss about what is acute inflammation. तो acute के बारे में तो बाद में बात करेंगे, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि what is inflammation. Inflammation होती क्या है? It is a normal protective response against tissue insult. मतलब जब भी हमारे टिश्यू की कोई इंजरी होती है, कोई एबनॉर्मल स्टिमुलस आता है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करनी है, हमें कैसे बचाना है किसी भी स्वेट डैमेज से, वो इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। जैसे ये कब होती है, ठीक है, तो ये देखो इसका आंसर है कि जब कोई इन्फेक्शन हमें, चाहे वो वायरल है चाहे वो बैक्टीरियल है, कोई भी इस तरह का इन्फेक्शन होता है, कोई टिश्यू इंजरी जैसे नेक्रोसिस हो गई जिसमें हमारे सेल्स की डेथ हो गई किसी भी रीज़न की वजह से, वो हो सकता है। फॉरेन एजेंट्स, कोई भी बाहर से माइक्रोब्स वगैरह आए जिन्होंने हमारे टिश्यू को एक्ट किया। फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं हीट कोल्ड से या कोई पॉलन ग्रीन से, मतलब जिनके अंदर एलर्जिक रिएक्शंस बेसिकली जल्दी हो जाती हैं, तो वो फ़ौरन से उनकी स्किन जो है स्वेल होने लग जाती है, रेड होने लग जाती है। तो ये इन्फ्लेमेशन नहीं, इन 4 केसेस में होना होता है और वो बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इन्फ्लेमेशन की, ये तो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सबसे पहले, मतलब क्योंकि जो मेजर हमारे पास दूसरे प्रोसेसेस हैं वो इतनी जल्दी एक्टिव नहीं होती। जैसे कहते हैं ना कि इलाज तो आपका ट्रीटमेंट तो जाके हॉस्पिटल में होगा, लेकिन आपको फर्स्ट एड जो दी जा रही होती है वो थोड़े से टाइम के लिए टेम्परेरी होती है। इसी तरह ये भी आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कि अभी ये पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन ये सबसे पहले एक्ट करती है, ठीक है, इस तरह के इंसल्ट्स यानी इस तरह की इंजरी से हमें बचाने के लिए। ये नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब ये नहीं कि कोई खास सेल्स में इन्फ्लेमेशन होगी, ये पूरी बॉडी के सेल्स कहीं पे भी हो सकता है। तो स्पेसिफिक होता है कि खास जगह, नॉन स्पेसिफिक के कोई खास नहीं, किसी भी सेल में ये इन्फ्लेमेशन एक्ट कर सकता है। यूजुअली प्रमोट्स हीलिंग, यानी इसका बेसिक काम क्या है, वाउंड हीलिंग करना, जख्म को भरना, जल्दी भरने के लिए ये इन्फ्लेमेशन होती है। अगर ये अनकंट्रोल्ड हो, मतलब इसे अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो इट कैन बी हार्मफुल फॉर अस, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इन्फ्लेमेशन किन केसेस में होती है, इसका हमारी बॉडी को फ़ायदा क्या है, इसकी अहमियत क्या है हमारे लिए। देन अब आते हैं हम इसकी टाइप्स की तरफ, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, जिसमें हमने ओनली एक्यूट को डिस्कस करना है, नॉट क्रोनिक, ठीक है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन 2 तरह की होती है, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट यू मस्ट नोट अबाउट, इट इज़ इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए। क्रोनिक जो होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए, ये ज़्यादा स्वेयर होती है, ये थोड़ी सी नॉर्मल टाइप सिचुएशन की कह लो। अच्छा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन अब आ जाओ, वो कह रहे हैं रैपिड ऑनसेट, मतलब बहुत तेज़ी से, बहुत रैपिडली, बहुत फास्ट ये प्रोसेस होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्या है, बहुत कम टाइम के लिए है, टाइम बहुत इसका लेस है। प्रोटीन एंड फ्लूइड्स आर रिच, यानी इनके अंदर प्रोटीन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी और फ्लूइड क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी। और ऐसा सॉल्यूशन या सोल्यूट जिसमें प्रोटीन और फ्लूइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है उसको कहते हैं एक्सूडेट। इसका डिफरेंस हम आगे वीडियो में देखेंगे, इसलिए आप वीडियो को साथ साथ देखते रहें और इसको नोट ज़रूर कीजिएगा। अब आ जाते हैं हम पर्पस की तरफ कि ये जो हमने बात की कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन बहुत कम टाइम के लिए हुई, ये हुई क्यों, हमें इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये बॉडी में हो क्यों रही है। तो किसी भी तरह के इंजीरियस यानी कि हार्मफुल ऐसा कोई एजेंट जो आके हमारी बॉडी में किसी भी तरह टिश्यू को, सेल को, किसी भी ऑर्गन को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको बाहर निकालना है, उसको एलिमिनेट करना, उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए ये होगा। प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इंजीरियस एजेंट, यानी इसे आगे फैलने से रोकना कि ये अगर इस ऑर्गन में हुई है तो ये नेक्स्ट ऑर्गन में जाके कहीं ट्रांसफ़र ना हो जाए, तो इसके स्प्रेड को रोकना। फिर नेक्रोटिक सेल, जो डेड सेल्स हैं वो हो चुकी हैं, उनको बॉडी से निकाल देना, ठीक है। इनिशिएट रिपेयरिंग, और मैंने आपको जैसे पीछे हमने बात की कि इन्फ्लेमेशन का मेन काम हीलिंग होता है। तो ये 4 पर्पसेस होते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के, ये बॉडी में होती क्यों है। मैक्रोस्कोपिक फीचर्स, मतलब हमें देख के, हमें नेकेड आई से, हमें कोई माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें नेकेड आई से ही सामने से देख के कैसे पता लग जाएगा कि इस बंदी को इन्फ्लेमेशन हुई है। तो सबसे पहले उसकी जो भी बॉडी सर्फेस होगी उस पर रेडनेस हमें नज़र आएगी, पेन होने लग जाएगी, वो कहेगी कि मुझे दर्द हो रहा है। एडिमा के वहाँ पर फ्लूइड जमा होगा, फ्लूइड उस सेल में जमा हो गया है और इसलिए वो सेल जो होगा वो स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा वो एरिया। वार्मथ होगा, मतलब हीट महसूस होगी वहाँ पर हमें। तो ये 4 साइंस हैं जो कि ईजिली कोई भी बंदा देखे तो हमें पता लग जाएगा कि इसको इन्फ्लेमेशन हुई है, ठीक है। इसके इवेंट्स क्या हैं, इसके 2 मेन इवेंट्स हैं। नंबर 1 वैस्कुलर इवेंट्स होते हैं और नंबर 2 पे सेलुलर इवेंट्स होते हैं, वेजल्स में और सेलुलर में। सबसे पहले हम इस वीडियो के पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वैस्कुलर इवेंट्स क्या होते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम लोग वेस्कुलर इवेंट्स पे। वेस्कुलर इवेंट्स में 2 मेन चीज़ें होंगी, एक तो ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा और एक वॉस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। देखो
पहले नॉर्मल प्रोसेस था। नॉर्मल प्रोसेस में एक वेसल में ब्लड आता था, वो चला जाता था अपना काम करके, अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करके। लेकिन अब वेसल नॉर्मल नहीं रही, वो इन्फ्लेम्ड एरिया हो चुका है। अब उस इन्फ्लेम्ड एरिया में ब्लड फ्लो को ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि वो पोर्शन भी ब्लड ले रहा होगा, तो हमें यहाँ ब्लड फ्लो को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, ब्लड बढ़ेगा कब? जब वेसल उसको अलाउ करेगी। परमेबिलिटी क्या होती है? अलाउ करना। तो वेसल अलाउ करेगी तो ब्लड अंदर आएगा ना, ब्लड फ्लो बढ़ेगा। तो ये दो चीज़ें जो एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। इस डायग्राम में देखो, कह रहे हैं जब भी क्या होता है, ये एक वेसल थी, ये आपको जो मैंने अंदर बनाए हैं ये ब्लड सेल्स हैं, ये ब्लड सेल्स हैं, और ये बाहर जो है इन्फ्लेमेशन हुई है वेसल के बाहर। तो क्या होगा, जब भी कोई इन्फ्लेम्ड एरिया बनता है वेसल के बाहर, वो अपने में से नो नहीं है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है। जब कोई भी इन्फ्लेम्ड एरिया बनेगा, वो अपने अंदर से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करेगा और हिस्टामाइन केमिकल्स रिलीज़ करेगा जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन हुई होगी। जब उसने वो रिलीज़ कर दिए, तो इन दोनों ने करना क्या भाई, ये क्यों रिलीज़ हुए, हमारा इनका क्या काम है, इन्होंने वैसोडाइलेशन करा देनी है। ये देखें यहाँ पे जब एरिया था वेसल का कितना था, और यहाँ पे देखें इतना ज़्यादा हो गया, तो ये बेसिकली डायलेशन हो गई है। डायलेशन इसलिए हुई ताकि ब्लड फ्लो बढ़ जाए। अभी हमने ऊपर बात की ब्लड फ्लो बढ़ाना है, तो ब्लड फ्लो बढ़ जाए इसलिए वैसोडाइलेशन हो गई। और ये वैसोडाइलेशन बेसिकली आर्टरीज में नहीं है, ये कैपिलरीज और वेन्स में ज़्यादा होती है। अब मैंने कहा ये हिस्टामाइन और ये निकलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, इन्होंने क्या करना होता है, एक तो हमने कहा कि वैसोडाइलेशन करानी होती है, जो फर्स्ट काम इनका हम लोगों ने कहा, और दूसरा इनका काम ये है कि एक्शन पोटेंशियल्स को बढ़ाना। अब एक्शन पोटेंशियल क्यों रिक्वायर्ड है, देखो हम कहते हैं दर्द हो रहा है, उस एरिया में दर्द भी हो रहा है, क्योंकि वहाँ के जो पेन सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं, अगर आपको ये पता हो कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो नर्व फाइबर्स हैं वो पेन की होती हैं, दर्द की होती हैं, इसलिए ज़रा से भी चोट लगी तो फ़ौरन हमें महसूस हो जाता है कि यहाँ दर्द हो रही, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेंसरी रिसेप्टर्स पेन के होते हैं हमारे पास, इवन दैन टच या कोल्ड या हीट में सबसे ज़्यादा पेन के होते हैं। तो इसलिए ये हिस्टामाइन ने जाके उनको एक्टिवेट किया, पेन सेंसरी नर्व फाइबर्स को, और हमें दर्द महसूस हुई। तो ये हमने पढ़ लिया। इसमें क्या, अब आ जाते हैं हम इनकी थोड़ी डिटेल में कि हमने ब्लड फ्लो कर लिया कि वैसोडाइलेशन ज़्यादा होगी तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। दूसरा पॉइंट वास्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ाएंगे, ये देखिए ये एक वेसल है, ठीक है, ये इसके अंदर नॉर्मली इसके ब्लड सेल्स थे, लेकिन ये आगे जो ल्यूकोसाइट्स, ये जो मैंने सर्कल में ड्रॉ किए हैं, ये हमारे पास दूसरे हमारे पास ब्लड सेल्स नॉर्मल थे, लेकिन अब क्या हुआ, ये ल्यूकोसाइट्स आ गए। देखो अब वो पहले समझो, पहले जब ये ल्यूकोसाइट नहीं थे वो अब फ्लो ज़्यादा होगा, ये अब ये ल्यूकोसाइट्स के आने के बाद, तो ऑब्वियसली ल्यूकोसाइट्स के पहले आने से पहले ब्लड इजीली फ्लो कर रहा था, लेकिन अब ये ल्यूकोसाइट्स आ गए, इनके रास्ते में रुकावट आ गई, अभी इसलिए हमारे पास स्टेसिस हो जाएगी। स्टेसिस हम लोग कहते हैं कि जो है वो रोकना, ठीक है, किसी भी फ्लो को उसमें रुकावट बनना, फ्लो अब कम हो जाएगा, ठीक है। अब फ्लो कम हो गया तो क्या होगा, हमारे पास जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जहाँ पे भी इंजरी हुई है, डायरेक्ट इंजरी जो है वो हमारी एंडोथेलिन को हो जाएगी, हमारी मेन लेयर ही समझो कि डैमेज होगी, हमारी एंडोथेलिन जो हमने कहा था हमारी मेन लेयर ही डैमेज हो चुकी है। अब क्या होगा, अब हमारे जो एंडोथेलियल सेल्स में उनमें एक फैक्टर रिलीज़ होगा। वो फैक्टर कौन सा है, वो हमारे पास वेस्कुलर एंडोथेलियन ग्रोथ फैक्टर। ये फैक्टर जो है वो बेसिकली ग्रोथ कराने के लिए, तो ये क्या करेगा, ये किस चीज़ को अलाउ करेगा, ये ट्रांसाइटोसिस, यानी कि बेसिकली आप समझ लो कि ट्रांसफ़र, मतलब सेल में से ईजिली सब्सटेंसेस को पास करवाने के लिए, उनका ट्रांसफ़र कराने के लिए इजीली ये फैक्टर रिलीज़ हुआ। और इस फैक्टर ने, क्योंकि हमें परमेबिलिटी बढ़ानी है, हम बार बार बात करें कि हमें अपनी वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज़ कराना है, तो जब ये ग्रोथ फैक्टर आ गया तो अब ये क्योंकि यानी सब्सटेंसेस के फ़्लो को आसान करवा रहा है, हमें ट्रांसफ़र ईजिली होने दे रहा है, तो ईजिली परमेबिलिटी बढ़ चुकी है। और ये हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि जिस फ्लूइड में, क्योंकि अब बढ़ गया है तो वहाँ पर प्रोटीन्स भी बढ़ जाएंगी, वहाँ फ्लूइड भी बढ़ जाएगा, और उस को हम कह देंगे एक्सुडेट। और देखो अब फ्लूइड ज़्यादा हो गया तो एडिमा में भी क्या होता है, फ्लूइड की कंसनट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है, तो इट ऑल्सो लीड्स टूवर्ड द एडिमा। अच्छा, अब ये जो वास्कुलर परमेबिलिटी है, इसमें एक और चीज़ का रोल भी होता है हमारे पास लिम्फेटिक्स, यानी हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ का क्या रोल है, वो कह रहे हैं जब भी आपका लिम्फ फ्लो ब्लड में ज़्यादा होता है, ब्लड कैविटीज़ में ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे लिम्फ वेसल्स प्रोलिफरेट करती हैं, मतलब फैल जाती हैं, स्प्रेड करती हैं। अब वो फैल गई तो वहाँ पे जो एरिया बढ़ गया तो फ्लो बढ़ गया, तो जब फ्लो बढ़ जाता है तो ये देखो लिम्फ नोड्स, ये देखो ये एक लिम्फ वेसल जा रही है, इसका ये एंड, इसके एंड को हम कहते हैं नोज़। तो नोड में क्या होता है, सेल्स का नंबर इंक्रीज़ कर जाता है, और इंक्रीज इन द सेल नंबर इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइपरप्लेजिया, उसको हम हाइपरप्लेजिया भी कहते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ना, हम लोग सेलुलर